हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो लीजिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने ऑडिटिंग वाले पार्ट में। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एएएसबी तक पढ़ लिया था। अब आगे उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले और स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स के साथ में चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो गाइस याद करो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी एएएसबी के बारे में। दैट मीन्स ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आप जान चुके थे आईसीआई के बारे में, आप जान चुके थे आईएफसी के बारे में। अब पॉइंट यहाँ पे आता है सर, एएएसबी जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है, किस लिए बनाता है, क्यों बनाता है, ये बातें करने वाला हूँ। बट हम बात करते हैं सर, जो डॉक्यूमेंट बनाता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में, किस ऑर्डर में चलते हैं। सर मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा, बात करते हैं। लिसन टू मी, एक कहानी सुनो पहले ध्यान से मेरी। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बेटा हमारे पास में है, लिख लो, हेडिंग बनाओ, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनाउंसमेंट issued by AASB। अब AASB क्या है वो तो हम पहले बात कर चुके हैं, रिमेंबर कि AASB क्या होता है, ये बात तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन एक कहानी यहां पर समझनी बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारा कंटेंट डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। अब कहानी क्या है, समझो यार कि एक ऑडिटर है, लिसन टू मी, ठीक है। एक ऑडिटर, उसकी फॉर्म है, बहुत से लोग काम करते हैं उसके पास में। अब मैं कहता हूं भैया, एक ऑडिटर के पास में 4 डिफरेंट टाइप के क्लाइंट आते हैं। सुनना, मेरी कहानी सुनना, और कहानी अगर सुन ली तो आई कैन गारंटी ये टॉपिक तुम्हारे ब्रेन में बैठ चुका होगा। मैंने बोला यहाँ पे कौन है, ये व्यक्ति कौन है बेटा? ये है एक ऑडिटर, ठीक है। ये कौन है? ऑडिटर। ये एक ऑडिटर है, इसकी फॉर्म का नाम है लो बाबा एंड एसोसिएट। नाम है लो बाबा एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो लो बाबा एंड एसोसिएट के अंदर बेटा 4 डिफरेंट टाइप के क्लाइंट आते हैं। समझना कहानी, ठीक है। क्या हुआ, एक दिन मेरे पास में 4 डिफरेंट टाइप के क्लाइंट मेरे ऑफिस में पहुंचे। अब वो क्लाइंट किस किस टाइप के थे, अब समझना नहीं कहानी। इनकी कहानी अगर समझ में आ गई तो टॉपिक भी तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। सुनना, तो 4 डिफरेंट क्लाइंट मेरे पास में आते हैं। क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3 एंड क्लाइंट नंबर 4। ये कहानी रियलिटी में तुम्हारे साथ में आगे होने वाली, इसलिए इसको उस तरीके से प्रैक्टिकल वे में ही समझना। तो क्या हुआ भैया, लो बाबा एसोसिएट के अंदर वहां पर मेरे पास में बेटा 4 डिफरेंट अभी क्लाइंट आते हैं और हर क्लाइंट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? यहां जो क्लाइंट नंबर 1 है, वो आके मुझे बोलता है, देखो भैया मुझे अपनी कंपनी का फुल ऑडिट करवाना है। मुझे अपनी कंपनी का फुल ऑडिट करवाना है, जो एक तरीके से एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ होता है, वही करवाना है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्लाइंट कहता है, भैया नहीं, मुझे फुल नहीं करवाना, मेरे पास इतना पैसा नहीं देने के लिए, ना मैंडेटरी है, ना मेरी कंपनी का मैंडेटरी भी नहीं है, मैं उस क्राइटेरिया में आता भी नहीं हूं। तो नॉर्मली मेरी कंपनी का जो ऑडिट आप करवाओगे, मेरे बिजनेस का ऑडिट करोगे, मेरा बिजनेस एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेस है, काम करता हूं, तो मुझे ऑडिट पूरा फुल नहीं करवाना, मुझे सिर्फ रिव्यू करवाना है। मुझे सिर्फ रिव्यू कर दो भैया, मुझे फुल ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा तो आगे बस चेक कर दो कि सही है नहीं है, लास्ट से मिला दो, पिछले वाले से मिला दो कि लास्ट से लेके अब तक मैंने क्या कर लिया है और कितना मेरा प्रोसेस आगे चल रहा है। मुझे किसी भी टाइप की हाई एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नंबर 2 क्लाइंट बोल रहा है। थर्ड क्लाइंट आता है, बोलता है, वो अलग ही कहानी थी। थर्ड क्लाइंट बोलता है, भैया देखो, ना मुझे फुल ऑडिट करवाना है, ना मुझे रिव्यू करवाना है, मैं तो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट दे दूंगा और मेरे डॉक्यूमेंट देख के सिर्फ तुम सर्टिफाई कर दो, क्योंकि सर्टिफाई करने का अधिकार तुम्हारे, सर्टिफाई का मीनिंग सर्टिफिकेशन दे दो, क्योंकि सर्टिफिकेशन का अधिकार तुम्हारे पास में है। तुम अगर कर दोगे तो भैया गवर्नमेंट ट्रस्ट कर लेगी। मतलब आप जानते भी हो, आपने अगर ऑडिट कर दिया तो मान लूंगा भैया मेरे सारे रिपोर्ट प्रॉपरली सही है। रिमेंबर, तो पॉइंट क्या है, यहां पर आगे बोलता है, सर मुझे कर दो, मुझे सिर्फ सर्टिफाई कर दो आफ्टर एश्योरेंस, मतलब एश्योर करके मुझे सिर्फ सर्टिफाई कर दो, ये बोलता है थर्ड क्लाइंट। अब आया फोर्थ क्लाइंट। फोर्थ क्लाइंट ने बोलता है, फोर्थ क्लाइंट कहता है, देखो भैया, पहले वाले ने क्या बोला, फुल चाहिए मेरे को, दूसरे ने बोला सिर्फ रिव्यू कर दो, तीसरे ने बोला सिर्फ सर्टिफाई कर दो, सिर्फ चेक कर दो लीगल कंप्लायंस फुलफिल है नहीं है, या मेरे बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो ठीक है नहीं है, ये चेक कर दो। एंड फोर्थ आता है, फोर्थ आके बोलता है, देखो भैया मेरी कहानी अलग है, ना फुल ऑडिट करवाना है, ना रिव्यू करवाना है, ना सर्टिफाई करवाना है, मुझे सिर्फ सिंपली एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? बोला एक काम करो, जो मैं डेटा तुमको दूंगा, मुझे सिर्फ मेरा जो डेटा वगैरह है वो डेटा कंपाइल कर दो, जो रिपोर्ट मैं कहूंगा, मतलब जो रिपोर्ट्स मैं तुमसे बनाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ रिपोर्ट जो मैं कहूं। कौन सी? जो मैं कहूं
वो बना के दे दो, मुझे किसी को सबमिट नहीं करना, मुझे सिर्फ एक तरीके से चाहिए कि हाँ भैया मेरी रिपोर्ट्स वेरीफाइड हैं, दैट्स इट। तो 4 तरह के क्लाइंट जब किसी ऑडिटर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इन चारों केसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं ऑडिटिंग के वो सारे सेम रहने वाले हैं? आंसर इज नो। यहीं पर और जो एएसबी है वो कहता है भैया ऑब्वियसली बस सेम तो रहेंगे नहीं, तो यहीं पर एएसबी क्या करता है, एएसबी प्रोवाइड करता है बेटा मास्टर प्लान, मतलब मास्टर स्ट्रेटेजी। ये आपको देता है मास्टर स्टैंडर्ड्स या मास्टर रूल बुक। यहां पर एएसबी आपको मास्टर रूल बुक देता है एंड दैट रूल बुक इज कॉल्ड, हम उसी को बोलते हैं हमारे पास में, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगा। और यहां पर स्टैंडर्ड सिंक एक बार ऐसे नहीं दिए, रैंडम दे दिए। एएसबी जो आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है, यहां पे एक वर्ड लिखा ना प्रोनाउंसमेंट, इसका मतलब क्या है? प्रोनाउंसमेंट का मतलब बेटा होता है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, द वर्ड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो एएसबी आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, आपको मतलब ऑडिटर को डॉक्यूमेंट देता है इन डिफरेंट कामों से झेलने के लिए, इन डिफरेंट कामों को डील करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जो भी सारे काम हो वहां पर स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता रहे, रिपोर्ट प्रॉपर आती रहे, क्योंकि सबके लिए सेम कॉमन स्टैंडर्ड अप्लाई तो होंगे नहीं, इसलिए सबके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और इन्हीं को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बात करते हैं जो प्रोनाउंसमेंट का जो दी एएसबी ने, उस एएसबी ने इसका एक पूरा स्ट्रक्चर भी दिया है। स्ट्रक्चर बोले तो एक ऑर्डर दिया है, एक सीक्वेंस दिया है, और द ऑर्डर सीक्वेंस हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो बात करते हैं एएसबी के द्वारा इशू किए गए उन डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, सुनना ध्यान से बात को, 4 क्लाइंट आए मेरे पास में, चारों की कहानी अलग अलग, चारों की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, तो रिक्वायरमेंट अलग तो रूल भी अलग भाई, रिक्वायरमेंट अलग तो रूल भी अलग। इसको ऐसे समझो, इंडिया के अंदर इतने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है ना, हॉकी है, तो मुझे बताओ कि सभी है तो सारे स्पोर्ट्स ही, बट क्या सभी स्पोर्ट्स के लिए कॉमन रूल्स हैं क्या? नहीं भैया, सब सेम रूल है नहीं, हर स्पोर्ट का अपना अलग रूल है। सेम यहां पर भी ऐसे ही हर टाइप की ऑडिट की रिक्वायरमेंट के अलग अलग रूल यहां पर फॉलो होते हैं। तो यहां पर इसीलिए एएसबी ने डिवाइड किया इन डॉक्यूमेंट्स को 2 मेजर हिस्सों के अंदर। सुनना ध्यान से बात को, 2 मेजर हिस्सों के अंदर। वो 2 मेजर हिस्से कौन से हैं? फर्स्ट हिस्सा है बेटा, हम जिसको बोलते हैं नंबर 1 इज कॉल्ड, एएसबी ने बोला पहला हिस्सा बनता है हमारे पास में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या बोला? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंड दूसरा बोला क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंड दूसरा कौन सा है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। फिर ये क्या होता है बताऊंगा इसके, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि ऑडिट तो करोगे बट यार क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वालिटी को भी कंट्रोल पे चलना है। ऐसे नहीं कि अच्छा काम छोटा है, पैसे कम मिल रहे हैं तो कुछ भी कर लोगे, भाई रिव्यू में पैसा कम मिलेगा, फुल ऑडिट में पैसा ज़्यादा मिलेगा तो जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है ज़्यादा काम करोगे, ऐसा नहीं है भैया। या कम है वहाँ पे कुछ नहीं करोगे, नो। आपको जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रॉपर उसके स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे डिवाइड किया गया क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बारे में, डिवाइड दिया गया आपको। तो पॉइंट ये आता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या बताते हैं एंड नंबर 2 क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड आपको क्या बताते हैं। पहले ये समझो मीनिंग क्या है, बीच में डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट ये बेटा, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बताते हैं कि ऑडिट करनी कैसी है, मतलब ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट करोगे कैसे, मतलब कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करके आप ऑडिट करोगे। दिस विल बी स्टेटेड बाय एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, नंबर 1। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल में बताता है आपको कि आप टॉप क्वालिटी मतलब फॉर्म क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। फॉर्म मतलब टॉप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर पाते हो कि यस वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, इसके ऑपरेशन कैसे काम करेंगे, क्या वहां तो दिक्कत नहीं है, क्या लीडरशिप इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर एथिक्स फॉलो हुए या नहीं हुए। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो पार्ट समझ में आया? रिपीट कर रहा हूँ, एएसबी कौन है आप जानते हैं, आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आपके पास में, जिसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट के नाम पे दिए उसने आपको स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड डिवाइड किए 2 हिस्सों में, एंगेजमेंट और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंगेजमेंट, नंबर 2 इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब उसी के अंदर बात करने वाले हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में कौन कौन से आते हैं।
क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से आते हैं, तो बात करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर बेटा आती है 4 स्टैंडर्ड की बात करते हैं। यहां पर आपके पास में आपको एंगेजमेंट में दिए गए 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से आओ बात करते हैं। तो पहला हमारे पास नोट, साथ साथ नोट करते रहना, लिसन टू मी, अब जो लिख रहा हूं उसे नोट करते रहना साथ में मेरे, ठीक है, क्योंकि पार्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो फर्स्ट वन क्या आता है, नंबर 1 इज कॉल, पहला आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब जो आपका पहला क्लाइंट मेरे पास में आया था ना, वो इसके लिए आया था, जिसको फुल ऑडिट करवानी थी, वहां पर एसए फॉलो होते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, एसएस बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्लाइंट आया ना, भाई मेरे को पूरा फुल ऑडिट करवाना है, पूरा चेकअप करवाना है, मैं बीमार हूं बट फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, मुझे अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाना है, इट इज ए काइंड ऑफ, मुझे अपनी कंपनी का पूरा ऑडिट करवाना है, नंबर 1। नंबर 2 इज कॉल, दूसरा बनता है हमारे पास में स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, नंबर 2 इज कॉल स्टैंडर्ड्स ऑन, दूसरा है रिव्यू एंगेजमेंट, जिसे सेकंड क्लाइंट की बात कर रहा हूं, कि वो जिसको सिर्फ क्या करवाना था, जिसको सिर्फ रिव्यू करवाना था, चेक करवाना था कि भाई क्वार्टरली बेस पे आके चेक कर लो सब कुछ ठीक है या नहीं है, एनालाइज कर लो, आके खाली इंक्वायरी करो, एनालाइज करो, दैट्स इट। ये पार्ट 2 था। नंबर 3 इज कॉल, तीसरा क्या था हमारे पास में, जो बोला सर्टिफाई कर दो, एश्योर कर दो, तो एश्योरेंस के लिए अलग से स्टैंडर्ड। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपके पास रिव्यू करवाने के लिए आया, सुनना, रिव्यू करवाने के लिए आया, उसको सिर्फ एग्जांपल के लिए पूरा नहीं चाहिए, आपका फुल प्रोसेस नहीं चाहिए, प्लानिंग करो, एविडेंस इकट्ठे करो, नो नो नो, वो कह रहा सिंपल सी बात है भैया, देखो लिमिटेड चेक कर दो, मुझे सिर्फ रिव्यू चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो क्या वहां पर आप सारे फुल स्टैंड फॉलो करोगे, फुल ऐसे फॉलो करोगे, आंसर इज नो, वहां फुल फॉलो नहीं करते। तो थर्ड क्या आता है, थर्ड इज कॉल, आपके पास लिखो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, थर्ड इज कॉल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर आप कहते हो ना रिव्यू करवाना है ना फुल करवाना है, मुझे तो मैंने सब कुछ बना लिया है, बस बना तो लिया है, अब आप आके थप्पा लगा दो, साइन कर दो, आके देख के कि सब कुछ ठीक है, सर्टिफाई कर दो कि आपने अगर साइन कर दिए तो लोग आपके पास में जो गवर्नमेंट है, बैंक से वो मान लेंगे हाँ भी सब कुछ ठीक है। इट मीन्स इज ए काइंड ऑफ ट्रस्ट फैक्टर के पॉइंट से कि सब कुछ ठीक है, ट्रस्ट विश्वास बन जाए लोगों का कि मैंने सारे कंप्लाइंस फॉलो कर रखे हैं, लीगल कंप्लाइंस सारे एक्ट फॉलो कर रखे हैं, रिमेंबर, साथ साथ में मैंने मेरा कंट्रोल सिस्टम भी बेटर है, ये आगे चेक कर दो। तो वेरीफाई करवाने के लिए आपको एश्योरेंस एंड दिए गए हैं। एंड द फोर्थ वन इज, जिसको हम बोलते हैं हमारे पास बेटा, द फोर्थ इज कॉल, द लास्ट एंड फोर्थ इज कॉल स्टैंडर्ड, कौन से, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब इन सब के अलावा जो 3 है, इनके अलावा लास्ट में बोलता है भैया सिंपली आप बस एक काम करो, मुझे ना आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए, ना मुझे आपसे एश्योरेंस चाहिए, सिंपली एक काम कर दो, ओपिनियन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेरा डेटा तैयार है, डेटा आगे कंपाइल कर दो, सारा बिखरा हुआ है, देख लो कौन सा कहाँ डालना है, कहाँ क्या क्या मेंटेन करना है, मेरे अग्रीमेंट बने, अग्रीमेंट में प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये चीजें कर दो। इन शॉर्ट एडिशनल सर्विसेज जो आपसे वो रिक्वायरमेंट रख रहा है, क्योंकि याद रखना 4 डिफरेंट टाइप के क्लाइंट आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। हो सकता है यहां पर ये वाला क्लाइंट सिर्फ आपसे रिपोर्टिंग मांग रहा हो, सिर्फ रिपोर्ट कर दो जी, सही है गलत है, या ये बोल रहा हो कि बस डेटा को कंपाइल कर दो, डेटा इकट्ठा कर दो, ठीक है, ताकि ये ना हो कि कल को मेरे पास में जो मेरे जो हिसाब है, स्टेटमेंट्स हैं, वो तितर बितर रहे, एग्जाम्पल मिली जुली रहे, मैसअप ना रहे। ये 4 तरह के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएस, इसे हम बोलते हैं एसआरई, दैट इज एसआरईज, इसे बोलते हैं एसएई, दैट इज एसएईज, और इसे बोलते हैं एसआरएस। तो शॉर्ट में इनके नाम दिए गए हैं, इनके नाम से फुल फॉर्म निकल के आती है। तो बात करते हैं नंबर 1, पहली बात समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सिंपल सी बात, जब भी हम अपने पास में ऑडिट की बात करेंगे, हमारे मन में एक थॉट आएगा एसेस, बिना ऐसे के ऑडिट कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात समझ लो। क्योंकि रीजन ही सिंपल सी बात, अगर आपने बिना ऐसे कोई काम किया है तो इट मींस यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, यू विल बी लायबल इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, एनी मिसकंडक्ट, और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो पॉइंट निकल के आता है, फर्स्ट इज कॉल्ड एसे, क्या बोलता है, लिसन टू मी गाइस। तो एसे के बारे में क्या बातें हैं, नंबर 1, एसे का मतलब है भैया, एसे सिंपली मींस एसे इन्वॉल्व्स, लिख लो, एसे इन्वॉल्व्स फुल ऑडिट प्रोसेस, पूरा ऑडिट का प्रोसेस जहां पे आप फॉलो करते हो वहां आप ऐसे फॉलो करते हो, नंबर 1। नंबर 2, किस लिए करते हो, आप करते हो क्योंकि आपको यहां पे चाहिए
हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, लिख दूं, वेयर क्लाइंट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस तो रीजनेबल ही दोगे तुम एज ए बीइंग ऑडिटर, आप कभी करंट ही दोगे ही नहीं, बट डिग्री कैसी होगी, हाई होगी। रीजन इज आपने सब चीज चेक की। सर हाई डिग्री कैसे मेंटेन होती है, याद करो, पहले पढ़ के आ चुके हो। जब आपका ऑडिटर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, एविडेंस इकट्ठा करने के साथ, इंस्पेक्शन के साथ, प्लानिंग से लेके आपकी रिपोर्ट मेंटेनिंग तक, रिपोर्ट सबमिशन तक, रिमेंबर, पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड फुल ऑडिट प्रोसेस बोलते हैं। और यहां पर प्रॉपरली बात है, जहां उसे एविडेंस इकट्ठे करने हैं, जहां फ्रॉड का सेंस आया, वो हर चीज अपने ऐसे अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। रिमेंबर, आगे आता हूं। इसके अलावा हम बात करते हैं, सर एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जाम्पल के लिए बेटा, कंपनी की जो कंपनी एक्ट के थ्रू, रिमेंबर, कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट, याद करो, कंपनी एक्ट के थ्रू कंपनीज की ऑडिट होना मैंडेटरी है। तो स्टैट्यूट मतलब एक्ट में लिखा हुआ है। द वर्ड स्टैट्यूट मतलब एक्ट, रिमेंबर। तो एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की ऑडिट मैंडेटरी है। तो ऑडिट मैंडेटरी मतलब सिंपल सी बात ये है कि वहां पर फुल प्रोसेस फॉलो होगा ही होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जहां पर आपको फुल करना होता है, वहां पे हम फॉलो करते हैं ऐसे वाला पार्ट, नंबर 1। अगर क्लाइंट नंबर 2 हमारे पास में आया, जो कि बोलता है भैया मुझे नहीं कराना पूरा कुछ भी, मुझे सिर्फ रिव्यू करवाना है, तो रिव्यू करवाना है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं चाहता कि आप वहां पे हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दो या फुल चेकअप करो। तो सिंपल सी बात है, भैया मुझे सिर्फ सर दर्द है, रिपीट कर रहा हूं, फुल बॉडी चेकअप नहीं कराना, मेरे से ब्लड टेस्ट कर दो जी, खत्म बात, रिमेंबर। और बता रहा हूं मेरी बॉडी के लीवर कैसे काम कर रही है, किडनी कैसे काम कर रही है। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है, नंबर 2 इज कॉल्ड इट इन्वॉल्व्स, देखो, लिमिटेड चेक एंड लिमिटेड रिव्यू। जहां पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही लिमिटेड है, तो आप फुल करने थोड़ी बैठोगे भैया, वहां लिमिटेड ही करने वाले हो, नंबर 1। दूसरी बात, यहां पर मेनली आप करते क्या हो, मेनली आप करते हो इंक्वायरीज, जाओगे इंक्वायरी करो, भाई क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, स्टेटमेंट कैसी है, किसने बनाया, बिल का नॉर्मली पूछोगे। और प्लस में आप करते हो अपने पास में आपके एनालिटिकल प्रोसीजर, वी कैन से, आप एनालाइज करते हो, भैया इस साल के डेटा को लास्ट डेटा से मैच कर लेना, इज ए पार्ट ऑफ दिस, एनालाइज करना। तो नॉर्मली कर रहे हो ना, फुल डिटेल में तो नहीं, एविडेंस कलेक्शन, फ्रॉड हुआ नहीं, ये तो नहीं कर रहे ना, इंस्पेक्शन करने नहीं बैठने ना। नॉर्मली क्या कर रहे हो, आप इस साल के डेटा को लास्ट से कंपेयर कर रहे हो, और उसको कंपेयर करके आप कंफर्म इंक्वायरी भी करो, भैया ये क्या लिखा है, कितना मेंशन है, अमाउंट कहां पे, इतना ही पूछ रहे हो, दैट्स इट। तो इट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या यहां पर जो एश्योरेंस मिलेगी वो फुल मिलेगी क्या? आंसर इज नो, ऑब्वियसली को इट प्रोवाइड्स a limited degree of assurance, लिमिटेड डिग्री ऑफ एश्योरेंस। तो जहां पर बेटा याद रखना, फ्यूचर में भी याद रखना, अगर जहां पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए होता है ना, वहां आप ऐसे फॉलो नहीं करते, वहां पे एसआरईज फॉलो करते हो, ठीक है, ओके, क्लियर है, आप वहां पे एसआरईज फॉलो करते हो, ओके। एग्जांपल के आई कैन यूज दी वर्ड, कंपनी जिनको क्वार्टरली रिव्यू करवाना है, कि हमारे बिजनेस को आगे सिर्फ देख लो, चेक कर लो, मतलब क्वार्टरली बेस पे आना, हर बार मत आना, क्वार्टरली बेस पे आओ, आगे चेक कर लो, चेक वो ठीक है या नहीं, उसे बोलते हैं एसआरईज वाला पार्ट, नंबर 2। नंबर 3 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस। इट मींस अपार्ट फ्रॉम दी फुल ऑडिट प्रोसेस एंड रिव्यू वाला पार्ट, इन दोनों को हटा के अगर बात करूं तो पॉइंट ये आता है, यहां पर क्या इंक्लूड होता है, तो थर्ड वन इज कॉल्ड, इसमें क्या आता है, नंबर 1 समझना। तो सिंपल सी बात है, लिखो अपार्ट फ्रॉम एसेस एंड एसआरईज, लिखो वेयर only assurance and certification is required. Certification is required. आप चाहते हो भैया आगे चेक कर लो, पर्पस सिंपल है, मेरा पर्पज है भैया ओनली सर्टिफाई कर दो, ताकि मेरे डेटा पे लोग भरोसा कर सकें, डिपार्टमेंट भरोसा कर सकें, ट्रस्ट फैक्टर बिल्टअप हो सके, रिमेंबर। तो उसका पर्पस क्या, आई कैन यूज द वर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रस्ट, रिमेंबर पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, कि लोग मेरे बिजनेस पे भरोसा कर सकें। याद रखना बेटा, आपके बिना काम किसी का चल नहीं रहा, ध्यान रखना,
आपके बिना काम नहीं चल रहा किसी का, लोग सब सर्टिफाई कराने आपके पास ही आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जनरली वहां पर आप रिव्यू या फुल स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, वहां फॉलो करते हो एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए, इफ आई एम एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, लेट्स सपोज इंटरनल कंट्रोल चेक। आपको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया कि भैया हमारे बिजनेस का इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम ठीक है या नहीं, चेक कर लो आके। नंबर 2, या पॉसिबली हमारे यहां पे चेक कर लो कि लीगल कंप्लाइंसेस, जो लॉ के लिखे प्रोविजंस हैं, वो हम प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। कल को ये तो नहीं होगा हम पर रेड पड़ जाएगी, कल को ये तो नहीं होगा कि हम पे कोई एग्जांपल के लिए एक्शन ले लेगा। तो ये पार्ट चेक करने के लिए आप यहां पर फॉलो करते हो अपने पास में सर एश्योरेंस स्टैंड फॉलो करते हो। नंबर 3। नंबर 4 इज कॉल इज अबाउट दी रिलेटेड सर्विसेज वाला पार्ट। ये क्या है, ये बोल रहा है भैया मुझे नहीं कराना फुल एसे, ना रिव्यू ना एश्योरेंस, सिंपली मैं तो जो बोल रहा हूं वो रिपोर्ट बना दो भाई, रिपोर्ट जो मैं मांगू वो बना दो, और वहां पे चेक भी कर तो बनानी नहीं बनानी, लिसन टू मी। बट पॉइंट इज यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट मांग रहा है उसमें भी आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, क्योंकि आपको एएसबी ने बाकी सर्विसेज के लिए भी स्टैंडर्ड दिए हैं। तो पॉइंट क्या आता है सर, नॉर्मली आई कैन यूज द वर्ड वेयर, जहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, वेयर द रिक्वायरमेंट is as per the client, which is not a part of full or review standards, जो उसका हिस्सा नहीं है, वहां पर आप फॉलो करते हो आपकी रिलेटेड सर्विस वाला पार्ट। मतलब इन शॉर्ट एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए क्या बोला मैंने, याद करो, डेटा कंपाइल करना। आप गए हो सिर्फ इसलिए बुलाया आपको कि भैया एक काम करो डेटा रेडी करा ले, मेरा अकाउंटेंट ने सब बना दिया है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है ही नहीं, छोटा सा बिजनेस है मेरा, तो डेटा सब रेडी है, डेटा को सिर्फ आगे कंपाइल कर दो, डेटा कंपाइल कर दो, और जो कंपाइल कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उसके साथ में अपना साइन भी मार दो कि ठीक है ये वाला डेटा ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक, वो चेक कर दो खाली, बाकी नहीं चेक करवाना मेरे को अपना, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी डेटा की रिक्वायरमेंट आगे दिखाने के। एग्जांपल के लिए मेरी जीएसटी रिटर्न्स भर दो, सिंपल सी बात है, रिमेंबर मेरी जीएसटी रिटर्न प्रॉपर है नहीं, इसको वेरीफाई कर दो। मेरे जो लोन्स के मेंशन है उसमें मेंशन स्पेसिफिकली बात कर रहे हो वहां पे, तो रिमेंबर एग्जांपल के लिए। या फिर नंबर 2, एक काम कर दो भैया, सर एक काम कर दो, हमारा जो अग्रीमेंट का प्रोसीजर है एक बार उसे वेरीफाई कर दो। तो नॉर्मली जहां पर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, उस केस में आपको जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होते हैं वो है स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विस, एसआरएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये 4 है बेटा, याद रहेंगी बात आपको चारों। मैंने कहानी बताई आपको मैंने, एंड आपको एंगेजमेंट के पार्ट बता रही है 1 2 3 4, और ये सीक्वेंस का पार्ट है। डन है गाइस, पहले ऐसे, फिर आपके पास क्या आया, लिसन टू मी, फर्स्ट क्या आया, नंबर 1 इज कॉल, पहला आया आपके पास में एसेस, दूसरा आया आपके पास एसआरईज, तीसरा आया आपके पास एसएईज, एंड फोर्थ आया आपके पास एसआरएस। ये 4 है, डन रहेगा, याद रहेगी बातें, ये 4 पार्ट है। अब आया किसके ऊपर बात करते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो एक बार ये कंफर्मेशन हो गया कि ऑडिट का प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, अब बात करते हैं कि सर ऑडिट प्रोसेस फॉलो तो हो गया, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करोगे भाई। अब क्वालिटी कंट्रोल में कौन से आते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, ये बात करते हैं उसके बारे में। चले आओ बात करते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, यू नोट इट, यू कैन नोट बेटा, नोट कर लो पूरा पार्ट। ये पार्ट पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया। नंबर 1, कितने पार्ट हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड किए, वीडियो पॉज करो, नोट कर सकते हो, आगे बढ़ो। चले चलो आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल, अगला आता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। कौन सा है हमारे पास में, नंबर 2, इसको ए और बी लिख दूं मैं अपने पास में, दिस इज हमारा पार्ट नंबर ए, और ये बना मेरा बी पार्ट। तो बी में क्या आता है, बी इज कॉल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या मतलब है इसका भैया, और गाइस जहां पे इंपॉर्टेंट वहां पे मैं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है, ओके सुनो। तो पॉइंट क्या है, कौन सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है भैया, एक काम कर दो, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो रही है नहीं हो रही वो कंफर्म कर दो। तो पॉइंट इसमें क्या इंक्लूड होता है, लिखो इट इंक्लूड्स, आपको याद रखना है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, लिखो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स क्या क्या आता है, नोट करो। नंबर 1 पहला लिखता हूं, इट इंक्लूड्स, लेट्स सपोज मैंने बोला भाई एक काम करो, ये कंफर्म कर दो लीडरशिप इफेक्टिव है या नहीं। अब एग्जांपल के लिए, जिस बिजनेस ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन कर रखे हैं, प्रॉपर अप्रूवल सिस्टम है,
सारे अपने जो लो है वो फुलफिल कर रहा है, तो आप बोलोगे ना भैया कि कहीं ना कहीं लीडरशिप भी अच्छी है उसके अंदर, है ना, डिसीजन भी अच्छे हैं, टाइमली बेस पर चेक होता है, ऑडिटिंग भी कर, तो पॉइंट क्या है, इट मीन्स नंबर वन इज कॉल, यहां पर आप बात करते हो वेदर द लीडरशिप इज इफेक्टिव और नॉट, लीडरशिप इज इफेक्टिव और नॉट, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि लीडरशिप का इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो आप, नंबर वन। नंबर टू इज आप चेक कर रहे हो एथिक्स कंप्लायंस फॉलोड और नॉट, एथिक्स सही और गलत के बारे में, एथिक्स कंप्लायंस फॉलोड और नॉट, क्या एथिक्स के कंप्लायंस प्रॉपर तरह फुलफिल हुए या नहीं हुए, नंबर टू, या फिर जो क्लाइंट था, क्लाइंट की एक्सेप्टेंस है या नहीं है, आपके क्लाइंट की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है, ये तो नहीं कि वो आपकी रिपोर्ट करता फिर बाद में एलिगेशन लगा रहा है आपके ऊपर कि आपने तो गलती की है, जानना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, मतलब इन शॉर्ट यू वांट टू मेक क्वालिटी कंट्रोल करना चाह रहे हो आप, ठीक है। आगे नंबर फोर्थ इज आई कैन ऑल्सो चेक, क्लाइंट एक्सेप्टेंस चेक कर लूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन है या नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स, ये चीजें क्या है, ये स्टैंडर्ड समझ रहे हो, ये ऑडिट करने के लिए नहीं है, दी स्टैंडर्ड इज टू चेक कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आप मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर, मेंटेनेबल है या नहीं है, रिमेंबर वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है वो सब चीज चेक करना, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के पार्ट में आती है गाइस, क्लियर हो गया, तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया डॉक्यूमेंट को, हालांकि एक और हिस्सा है लिखवा दूंगे वो भी, दैट इज कॉल्ड अदर प्रोनाउंसमेंट बोलते हैं उसको, इन दोनों के अलावा भी एएसबी आपको अदर कुछ और चीजें भी देता है, बीइंग एन ऑडिटर आपको देता है, क्या करता है, लिसन टू मी, तो सी लिखता हूं, सी पार्ट लिखो, इसमें लिखो अदर अदर प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आपको इश्यू किए जाते हैं एएसबी की तरफ से, तो क्या क्या आता है, लिखो एएसबी एएसबी ऑल्सो इश्यूज, वो आपको इश्यू करता है तीन चीजें बेटा, कौन सी तीन बात इश्यू करता है, लिसन टू मी, नोट करो, फर्स्ट थिंग इज कॉल, लिखो स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, नंबर वन इज कॉल, वो आपको देता है स्टेटमेंट्स ऑफ ऑन ऑडिटिंग, फर्स्ट लिखता हूं, नंबर वन इज कॉल, क्या दिया, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, सर ये क्या होता है बेटा, इन शॉर्ट एएसबी कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे बीइंग एन ऑडिटर आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से चेंज या उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो चीजें बता दी वो तो चेक करनी ही करनी है, एग्जांपल के लिए आपको कैश चेक करना ही करना है, परचेज का पूरा बिल इनवॉइस चेक करनी, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है परचेज से जो चेक करने के लिए बोला ही बोला है वो तो करोगे ही करोगे, ये नहीं कि हमने स्किप कर दिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, कम कम उसकी वैलिडिटी कम थी, नो, आपको चेक करना है, तो इन शॉर्ट लिखता हूं, क्या करता है, मतलब वेयर एएसबी क्या बोल रहा है सर, विच इज मैंडेटरी, विच इज मैंडेटरी टू फॉलो इन द ऑडिटिंग प्रोसेस, बीइंग ऑडिटर आपको अपने प्रोसेस में इन चीजों को तो भैया फॉलो करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, नंबर वन, तो ये स्टेटमेंट कौन देता है, ये भी आपको एएसबी प्रोवाइड करता है, नंबर टू इसको लिखो, नंबर टू इज जनरल क्लैरिफिकेशन, नंबर टू इज जनरल क्लैरिफिकेशन, मतलब इन केस ऑफ डाउट्स, अगर आपको डाउट्स आते हैं तो किस लिए, फॉर द क्लियरेंस ऑफ डाउट्स, काम करोगे तो डाउट भी आएंगे भैया, फॉर द क्लियरेंस ऑफ डाउट, हो सकता है आपके इंटरनेशनल आप कंपनी का ऑडिटिंग कर रहे हो वहां पे आपको डाउट्स अटेंड के अंदर, तो वो भी इसमें भी आपको हेल्प करता है, कौन, एएसबी हेल्प करता है। थर्ड इज कॉल आपके गाइडेंस नोट्स, गाइडेंस नोट बेसिकली जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो उस टाइम चाहिए होते हैं, कि कैलकुलेशन कैसी करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, रिमेंबर कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, तो ये भी किस में आती है, इट हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग द ऑडिट प्रोसेस। तो गाइज ये था हमारा पूरा प्रोनाउंसमेंट वाला पार्ट, बोलो समझ में आया, तो तीन पार्ट में डिवाइड किया, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अदर प्रोनाउंसमेंट वाला पार्ट, तो ये ही हमारे पास में, और इस पर लिख भी लो, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, इसलिए मैंने इसको लिखवाया आप लोगों को। आगे बढ़ू, चले, डन है, वीडियो पॉज कर सकते हो, नोट कर सकते हो इस पार्ट को आप लोग, आओ अब इसको रीड करते हैं क्या लिखा है इसके बारे में, जो यहाँ लिखवाया वही चीज लिखा है बुक में, ध्यान रखना, तो आओ बात करते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और प्रोनाउंसमेंट क्या है, नंबर वन एसबी के द्वारा, पहला है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड,
कौन कौन से हैं, सिंपल से समझना। पहली बात रिक्वायरमेंट है, इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसेस, रिव्यू स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड एसआरएस, 4 चीजें। अगला, क्वालिटी कंट्रोल किस लिए भैया, अप्लाई टू ऑल सर्विसेज, जितनी भी सर्विस आती है, मतलब इन शॉर्ट जितने भी आपके पास में स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं उन सब में क्वालिटी को एक टॉप लेवल मेंटेन हो सके उसके लिए होते हैं आपके एसक्यूसीज। ठीक है, आगे आता हूं। थर्ड इसको अदर में क्या आता है, अदर इज सिंपली मेंशनिंग कि भैया आपको मिलती 3 चीजें, कौन सी, एएसबी ऑल्सो इश्यूज स्टेटमेंट ऑडिटिंग, जो कि मैंडेटरी आपके लिए, जो पूरी करने का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो फुलफिल करनी ही, जो परफॉर्म करनी ही करनी है, परफॉर्म करना ही करना है ऑडिटर को, चॉइस नहीं है भाई वहां पे कि स्किप कर दो इस पार्ट को, नो नो नो, तुमने स्किप किया तुम्हारा फोर्ट माना जाएगा, बाद में रखना। ओके, आ गया था नंबर 2, जनरल क्लैरिफिकेशन फॉर डाउट्स, क्लियरेंस, गाइडेंस नोट इज फॉर प्रैक्टिसिंग। तो ये 3 बातें थी हमारी इस पार्ट में जो हमने ऑलरेडी अपने पास में लिख लिया गाइस। आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ मैंने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, इफ यू वांट टू एग्जाम्पल की बाकी प्लेस में क्या क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स में अलग अलग होते हैं ना रूल होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी होता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। तो ये पार्ट आप इसको अपने पास में सेल्फ रीडिंग के पॉइंट से भी रख सकते हो फॉर द बेटर क्लियरेंस कि अच्छा यू विल फील द रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इन शॉर्ट भाई एक बात बताओ मुझे, इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं ऑडिटिंग के ऊपर उनके लिए क्या प्रोसीजर है। सेम एग्जांपल सोचो, जैसे भारत देश के अंदर बेटा, भारत देश के अंदर जिस तरीके से लॉ बनाया जाता है, लॉ कैसे बनता है, पहले बिल ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट होने के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जाता है, दोनों हाउस राज्यसभा लोकसभा में उस पर डिबेट चलती है, रिमेंबर, वहाँ पे इनपुट लिए जाते हैं, इनपुट के बाद में उसे कंसिडर किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद में उसको पास किया जाता है, पासिंग के बाद में पास हो जाएगा तो उस पर प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है, रिमेंबर, और उसके बाद बनता है वो एक्ट। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी पॉइंट है कि ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वहाँ पर क्या है, तो सिंपल सी बात है, पहले चेक करोगे ना कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिवाइज करना है, फिर ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट का इनपुट लोगे, तो वही सेम तरीका यहाँ पे पढ़ना ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है पढ़ना, फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। सबसे पहले पहचानो नीड कहाँ है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नया लाने की रिक्वायरमेंट है या फिर जो पहले है उसे रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। तो एएसबी काम करता रहता है, पढ़ना ध्यान से। पॉइंट 1 इज कॉल्ड एएसबी आइडेंटिफाइज द एरिया वेयर न्यू एंड रिवाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड। वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से एरियाज हैं जहां पर नए या रिवाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। उसके हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एक्सपोजर, मतलब इनिशियली उसके बाद जब नीड पहचान लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इनिशियल ड्राफ्ट रेडी करोगे, पहले नीड पता लगाओ, फिर क्या होगा, ड्राफ्टिंग शुरू होगी। ड्राफ्टिंग क्या कि भैया आप क्या कुछ नया लाने वाले हो और क्या चेंज करने वाले हो, और उसके बाद में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट प्रोफेशनल उनके साथ में क्या करोगे, उसे इनपुट के लिए भेजोगे कि उस पर किसी को अपना कोई पॉइंट ऐड ऑन करवाना है, कुछ बात बोलने, कोई रिकमेंडेशन देनी हो, दे सकता है। तो पॉइंट क्या पढ़ना, नंबर 2 इज कॉल्ड, एक बार आपने आइडेंटिफाई किया नीड को, उसके क्या है, स्टडी ग्रुप अंडर द एएसबी रिक्वायर्स ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, प्रिपेयर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड एंड इशू एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर पब्लिक एंड प्रोफेशनल कमेंट। पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल है भैया, तो किस लिए, फॉर द इनपुट्स, फॉर द इनपुट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी इनपुट्स यहाँ पर आपको चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, उनको आप ड्राफ्ट क्या करते हो, शेयर करते हो, रिमेंबर, सर्कुलेट करते हो। अब एक बार क्या हुआ, पॉइंट समझना, नीड आइडेंटिफाई करी, आइडेंटिफाई के बाद ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टिंग के बाद उसके इनपुट के लिए भेजा, अब इनपुट आ चुकी है, इनपुट्स एंड रिकमेंडेशन आ चुकी हैं कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या रिकमेंडेड है। अब यहाँ पर एएसबी ये फाइनलाइज करता है कि भैया क्या जो रिकमेंडेशंस आई हैं, क्या जो इनपुट है उसे ऐड करना है या नहीं करना है, एएसबी का काम है, सिंपल सी बात है। और जब एक बार पूरा काम हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर आएगी फाइनल स्टेज, वहां पर जहां पर हम फाइनल करके उसे इशू कर देंगे इंप्लीमेंटेशन के लिए। इशू मतलब क्या है, इशू मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए। बहुत बेसिक पॉइंट है, सिंपली इसको रीडिंग करना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या पढ़ना, कह रहा सर आफ्टर कंसीडरिंग फीडबैक, जो इनपुट फीडबैक मतलब जो इनपुट रिकमेंडेशंस आए उन्हें कंसीडर करने के बाद में स्टैंडर्ड्स आर फाइनलाइज्ड एंड इश्यूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ आईसीआई काउंसिल, जिसके अंदर हमारे पास में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी कंसीडर करके चलते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जो आईसीआई काउंसिल है बेटा वो क्या करती है, उसे क्या करती है, फाइनलाइज करेगी, क्या बोलूंगा, आई कैन यूज दी वर्ड, वो क्या करेगी, उसे इंप्लीमेंट करवाएगी, इंप्लीमेंटेशन वाला काम करेगी, कैसे, बाय पब्लिशिंग, बाय पब्लिश, सिर्फ ऐसे थोड़ी करोगे भाई, पब्लिश करो, छापना पड़ेगा ना भाई, क्या चीज लेके आया, क्या फाइनलाइज किया, और पब्लिकेशन के टाइम पर ही उसकी इंप्लीमेंटेशन डेट भी मेंशन होती, किस दिन से लागू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर बेटा ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सिंपली पहले पहचानो,
फिर उसको ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट के बाद उसे शेयर करो, उस पर इनपुट फीडबैक रिकमेंडेशन आएंगे, जो रिकमेंडेशन आने के बाद उसे कंसिडर करोगे क्या सही क्या गलत है, और फाइनली आप उसे इशू कर दोगे आईसी काउंसिल के थ्रू। इज इट क्लियर गाइस? आगे आता है नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, लास्ट टॉपिक हमारे टॉपिक चैप्टर का बनता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इश्यूड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड एसेज इशू किए जाते हैं उनकी लिस्ट क्या है। तो लिस्ट में नॉर्मली बात समझना, लिस्ट में मेनली हमारे पास में इंडिया में हमारे पास स्टैंडर्ड एसए 100 से लेके एसए 9999, ये टोटल है बेटा। अब इसमें फर्क क्या है, मतलब दो पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल, इसमें बनता है, एक तो बनता है 100 एंड 900 सीरीज। यहां पर हमारे एसए, लिसन टू मी गाइस, एसए सीरीज के अंदर है, ये 100 वाली सीरीज है, 101, 102, 199 ऐसे करके, ठीक है। और सेम यहाँ पर आपकी सीरीज बनती है 900 सीरीज, रिमेंबर 901, 910 ऐसे वाला बनती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? और दूसरा हमारे पास में है, एक है कौन सी सीरीज 200 से लेके सीरीज 800 तक। अब अगर मैं प्रैक्टिकली इसको डिफाइन करूं तो सीरीज, प्लीज गाइस ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। सीरीज 200 से सीरीज 800 स्पेसिफिकली बात करती है आपके स्पेसिफिक एसेज के ऊपर। मतलब जब आप एसेज की बात करते हो तो प्रॉपरली जो आप पे प्रैक्टिस में एसेज काम आते हैं, दैट इज सीरीज फ्रॉम 200 टू 800 सीरीज उसी के ऊपर चलने वाली है। उसके अलावा सीरीज 100 क्या बात करती है? 100 बात करती है बेसिक कंसेप्ट के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। एंड 900 से बात करती है, ये बात करती है एक्सपर्ट के स्पेशल केसेस के बारे में। तो याद रखना 100 से और 900 वाली जो सीरीज है, ये दो सीरीज स्पेसिफिकली बेसिक कंसेप्ट और स्पेशल केस के बारे में बात करती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसेज की स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कौन से फॉलो किए जाएंगे, कैसे काम होगा, वो पूरा पार्ट है सीरीज 200 से सीरीज 800 के बीच में। तो बात करते हैं पढ़ने का, लिखा हुआ है नंबर 1 इज कॉल स्टैंड कौन से नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नंबर एज एसए 100 से 900। और यहां में डिवीजन दे दिया कि यहां पर 100 और कौन सा 100 एंड 900 सीरीज है, दैट इज फॉर 100 इज फॉर बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स के लिए, जनरल प्रिंसिपल्स के लिए, उसके लिए डील करती है। और 900 इज डीलिंग विद दिस स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस या एग्जाम्पशन, एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उन पे डील करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सीरीज 200 से लेके आपकी एसए 200 से लेके एसए 100 तक जो बात है वो डील करते हैं आपके प्रॉपर सिस्टमेटिक जो आपके एसए हैं उनके रिगार्डिंग। डन रहेगा बेटा? क्लियर है? आगे आता हूँ। अगला पार्ट कॉमन है भैया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसआरई क्या होता है, लिखवा दिया, पढ़ा भी दिया। रिमेंबर रिव्यू स्टूडेंट कौन से होते हैं, एश्योरेंस और एंगेजमेंट वाला स्टैंडर्ड वो बता चुका हूँ, रिलेटिव सर्विस वाला बता चुका हूँ। तो नॉर्मली अगर देखोगे अपने पास में उन चारों का ही सब डिवीजन दिया गया कौन कौन से पार्ट है, और ये पूरा पार्ट हम अपने पास में यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ ये पूरा पार्ट खत्म होता है हमारे चैप्टर हमारे पास में, एंड विल बी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने पास में 6.3 वाला। तो थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ एक काम करना, इस वाले पार्ट के ऊपर सबसे पहले इसके एमसीक्यू जो पार्ट है वो कर लेना, और जो भी डाउट्स उसमें आपको आए वो मुझे आप शेयर कर देना बेटा, ठीक है। पहले एमसीक्यू करना, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।